बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मैलिग्नेंट हॉलमार्क्स की सेकंड हॉलमार्क्स पढ़ते हैं, जिसका नाम है इनसेंसिटिविटी टू द ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर्स या सिग्नल्स। इसमें हम जितनी भी जीन्स पढ़ते हैं वो क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। दो मेन जीन्स हम पढ़ेंगे, जिसमें एक आरबी जीन है, एक TP53 जीन है। सही है। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक ग्रोथ सिग्नल आ जाता है और वो एक सेल को एक्टिवेट करता है ग्रोथ के लिए। जब नॉर्मली ये अपनी ग्रोथ की लिमिट पर पहुंच जाता है तो वहां पर एक इनहिबिटरी सिग्नल आ जाता है जो इसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है। नॉर्मली ये होता है। लेकिन जब मैलिग्नेंट की कंडीशन में ये जो इनहिबिटरी ग्रोथ सिग्नल आता है, ये सेल उसको इनसेंसिटिव बन जाते हैं, वो इस पर असर नहीं करता और इसी तरह वो लिमिटलेसली बार बार अपना डिवीजन करता है और इस तरह मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि न्यूटन की एक लॉ है, जिस थर्ड लॉ जो न्यूटन का है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये क्या है कि एक सेल की ग्रोथ हो रही है, तो दो तरह के सिग्नल्स यहाँ पर होते हैं। एक प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, वो जो प्रोटो ऑन्कोप्रोटीन्स बना लेते हैं और वो इस सेल्स की क्या करता है, डिवीजन करता है। सही है। और दूसरा जो होता है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, जो कि इसकी डिवीजन को रोकता है। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट हो जाती है। मैलिग्नेंट कंडीशन में ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ और डिवीजन करता है सेल की। अब ये लोग ये बात कर रहे हैं कि जब ट्यूमर सप्रेसर जीन में किसी भी किस्म की खराबी आ जाती है, तो ये जो रोकथाम करता है इस प्रोटो ऑन्कोजीन की रिएक्शन में, तो ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह सिंपली प्रोटो ऑन्कोजीन की तरह इफेक्ट शो करेगा सेल और वो बार बार डिवाइड होगा। अब ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स जो होते हैं, सही है, या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ये क्या करते हैं, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होते हैं ये ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स क्रिएट करते हैं, उसको एनकोड करते हैं और वो फिर प्रोटीन्स एक सिग्नल लेते हैं जिसको बोलते हैं एंटी ग्रोथ सिग्नल, क्योंकि वो सेल की ग्रोथ के खिलाफ होते हैं। और ये सिग्नल जाकर सेल पर क्या करते हैं, इफेक्ट काज करते हैं। उसको तीन रास्ते दिखाते हैं जिसमें वो डिवीजन की खिलाफ वर्जी करता है। एक जो रास्ता होते हैं वो इस सेल्स को ले जाते हैं G0 पेज में, और G0 पेज में ये सेल जो होते हैं ये डोरमेंट रहता है। ये क्या रहता है, डोरमेंट। मतलब ये है कि ये जो होता है ये डिवीजन नहीं करता, लेकिन किसी भी वक्त G0 पेज से G1 पेज में जा सकते हैं और अपना डिवीजन काज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी अरेस्ट ऑफ द सेल साइकिल। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, इस तरह क्वेश्चंस है किस तरह नाम है, ये है आगे डिस्कस होता है। दूसरी कंडीशन में ये इस सेल्स को ले जाते हैं एक डिफरेंशिएशन जगह पर, जो ये बिल्कुल मेच्योर हो जाती है और फिर इसकी डिवीजन का कोई फायदा नहीं होता और ये अपने डिवीजन की कैपेसिटी जो होते है वो लॉस कर देता है। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा मेथड ये होता है कि ये उस जो सेल होता है उसको सेल साइकिल में परमानेंट अरेस्ट करता है, परमानेंटली। वो फिर मतलब यहाँ पर तो G0 पेज में गया, लेकिन फिर ये G1 पेज में किसी ग्रोथ सिग्नल की वजह से वापस आ सकते हैं डिवीजन स्टार्ट करके। लेकिन यहाँ पर नॉन रेप्लिकेटिव सेनेसेंस में ये इस तरह नहीं कर सकता। इसके लिए सिर्फ वाहिद एक ही रास्ता होता है, इसकी बात क्या, वो है एपोप्टोसिस। सही हो गया। अब दो तरह की जीन्स है ट्यूमर सप्रेसर में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक को कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा जीन, आरबी जीन। ये जिस प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं उसके नाम है आरबी प्रोटीन। दूसरा जो जीन है वो है TP53 जीन। ये जो प्रोटीन्स एनकोड करता है वो है TP53 प्रोटीन्स। अब हम जो है ना रेटिनोब्लास्टोमा जीन जो होते हैं ये बिल्कुल एक डिटेल में पढ़ते हैं। अब आरबी जीन क्या है, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसलिए ये सेल साइकिल के एक नेगेटिव रेगुलेटर है। मतलब ये कि सेल साइकिल को स्टॉप करना चाहते हैं, ये नहीं चाहता कि सेल डिवीजन करे। अब रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, एक कंडीशन है, डिजीज है। इसको हम स्टडी करते थे तो इसके दौरान हमने इस जीन को पाया, इसी वजह से इसको नाम दिया गया और ये फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन का जो डिस्कवर हो गया। और इसी दौरान स्टडी करते हुए नॉर्सन एक साइंटिस्ट था, उसने इसमें एक हाइपोथेसिस डिस्कस की जिसका नाम है टू हेड हाइपोथेसिस। वो किस तरह डिस्कस की, क्योंकि इसमें दो तरह के इसके डेवलपमेंट होते हैं। एक फेमिलियल फॉर्म होता है जो कि जेनेटिक्स में रन करता है, सही है, फैमिली टाइप होते हैं, फैमिली हिस्ट्री। एक स्पोरेडिक फॉर्म होते हैं जो कि हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक्वायर्ड करते हैं। तो इसी दौरान टू हेड हाइपोथेसिस होता था। किस तरह होते हैं कि पहले हमने ये देख लिया कि 60% ऑफ द रेटिनोब्लास्टोमा जो था वो स्पोरेडिक फॉर्म था और 40% जो था वो फेमिलियन टाइप था। अब एक बात याद रखिए, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है ये रेसेसिव जीन था और जो प्रोटो ऑन्कोजीन था वो डोमिनेंट जीन था। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन की जो म्यूटेशन होता है वो अपनी एबनॉर्मेलिटी तब शो करेगा जब इसकी दोनों एलील्स में म्यूटेशन आ जाए, क्योंकि ये इनकी एलील क्या है, वो रेसेसिव है। एक एलील जो होता है वो काज नहीं कर सकता एबनॉर्मेलिटी। ये जो आरबी जीन होता है ये जिस लोकस पर होता है उसको 13 के 14 कहते हैं, सही है। अब क्या होता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों में क्या है, नॉर्मल एलील है, सही है, ये इनके लोकस पर है। मेल ने क्या किया, ये इनके पेरेंट सोमेटिक सेल है, सही है। इसकी जर्म सेल जो होते हैं, मेल ने स्पर्म प्रोवाइड की और फीमेल ने एग प्रोवाइड की। यहाँ पर एक एक क्रोमोसोम था और उस पर उसी तरह नॉर्मल की तरह क्या था, जीन लोकेटेड था।
अब जब इन दोनों ने मिलकर जाइगोट बना दिया, सही है, तो फिर क्या होता है, वहां पर भी इसी तरह दोनों नॉर्मल एलील्स थी, सही है। अब जाइगोट के बाद इसकी जो चिल्ड्रंस थी, इनके दरमियान में वो क्रॉसिंग हो गया, सही है, मेंडेलियन क्रॉसिंग जिसको कहते हैं, एफएससी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इनकी चिल्ड्रन में हमने देखा कि क्या हो गया कि सबके सब नॉर्मल लोकस पर थी, सही है। अब आगे क्या होता है कि जो सोमेटिक सेल की फिर आगे ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो होता है, हमने रेटिनल सेल्स जो होते हैं, जो कि रेटिना में होता है, आई की जो रेटिनल लेयर होता है, इसी वहां पर एक म्यूटेशन हो गया। इस म्यूटेशन ने हिट किया इस सेल को, इसने एक एलील में क्या लिया, म्यूटेशन लिया, लेकिन अब ये रेसिसिव है, ये दोनों चाइल्ड तो नॉर्मल है, इसमें हमने देखा रेटिनल सेल, तो अब ये अपना एबनॉर्मेलिटी काज नहीं कर सकता, रेटिनोब्लास्टोमा का डिजीज काज नहीं कर सकता। फिर ड्यूरिंग लाइफ टाइम दूसरे म्यूटेशन ने आगे इसको हिट किया, तो ये दोनों जो होते थे, ये कैरियर अब बन गई, ये क्रॉस जो होते हैं, ये एबनॉर्मल एलील, म्यूटेटेड एलील शो करता है, और ये ग्रीन डॉट जो होते हैं नॉर्मल एलील शो करते हैं। तो हम अगर देखें तो इस जगह पर फर्स्ट म्यूटेशन ने यहाँ पर काज की, सेकंड म्यूटेशन ने इस एलील को भी इफेक्ट कर दिया। तो अब ये जो होता है, ये क्या बन गया, रेटिनोब्लास्टोमिक फेशियल बन जाएगा, और ये कैरियर है, लेकिन ये अभी तक फिर भी नॉर्मल फिनोटाइप शो करेंगे। तो इस आई की पेशेंट की रेटिना को जब हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, इसी तरह एक बहुत ज्यादा बड़ा मास होगा, सही है, इस चीज को हम क्या कहेंगे, रेटिनोब्लास्टोमा कहेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं स्पोरेडिक के बाद, यहाँ पर क्या था, 2 म्यूटेशन हो गए, इसलिए इसको कहते हैं 2 हेड हाइपोथेसिस या नॉर्सन 2 हेड हाइपोथेसिस। अब दूसरी तरफ पर हम आते हैं फेमिलियल टाइप पर, सेम वही पेरेंट सोमेटिक सेल्स है, वहां से हमने क्या किया कि यहाँ पर जो जर्म सेल्स होते हैं, सही है, उसमें ही जो होता है, क्या होता है, एक म्यूटेटेड एलील होता है। यहाँ पर ये जो होते हैं मेल मेलेट से ये एक एलील म्यूटेटेड था, सही है, इसने स्पर्म प्रोवाइड किया, उसमें भी वो म्यूटेटेड एलील गया। फीमेल जो था वो नॉर्मल था, उसने नॉर्मल एलील प्रोवाइड किया। अब ये दोनों जो थे, इसने जाइगोट बना दिया, जाइगोट में एक एबनॉर्मल एलील गया, एक नॉर्मल एलील गया, सही है। अब इनमें जब जो क्रॉसिंग हो गया, सही है, इनकी चिल्ड्रंस बन गए, तो उसमें हमने देखा कि हर एक में एक एक एलील जो था वो क्या था, म्यूटेटेड गया, क्योंकि यहाँ पर मेल का स्पर्म वाला एलील जो था वो म्यूटेटेड था। और जाहिर बात है, हमने देखा है कि मेल जो होता है वो वाई क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है। अब जब फर्स्ट यहाँ पर जो होता है फर्स्ट म्यूटेशन हो गया, फिर भी नॉर्मल था, यहाँ पर जिस जगह पर फर्स्ट म्यूटेशन ने हिट किया तो उसने दूसरे एलील को भी एबनॉर्मल बना दिया, तो 2 कैरियर बन गई और एक क्या बन गया, पेशेंट बन गई। यहाँ पर 2 नॉर्मल थे और एक कैरियर बन गया था, इसी कंडीशन पर हो जाते हैं, आगे का स्टेप होता ही नहीं है। तो यहाँ पर 1 हिट रिक्वायर्ड होता है, और इसी वजह है जो फेमिलियल टाइप होता है वो बहुत यंग एज में होता है, और ये जो होता है थोड़े ओल्ड एज में होता है। यहाँ पर जब दोनों एलील म्यूटेटेड हो गई, सही है, इनएक्टिवेटेड हो गई, तब ये जो जनरेशन था एक आगे था 6 नंबर पर आ गया, और यहाँ पर 5th नंबर पर आ गया, सही है। अब जस्ट ये बातें डिस्कस की हैं। यहाँ पर क्यों पहले आ गया, क्योंकि एक डिफेक्टिव कॉपी जो था वो पेरेंट्स से आ गया था, जीन्स में आ गया था, वो फैमिली में रन करता था। अब एक और बात, यहाँ पर अगर हम इस फेमिलियल टाइप को शो करें ना, यहाँ पर एक और पॉइंट है, ये एक रिसेसिव जीन है, हमने पढ़ा, लेकिन ये इसकी जो है इनहेरिटेंस होते हैं वो एक डोमिनेंट ट्रेट के होता है, डोमिनेंट जीन्स की तरह होते हैं, क्योंकि एक ही हिट जाकर उसने क्या किया, काज किया, यहाँ पर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रेटिनोब्लास्टोमा काज किया फेमिलियल टाइम में, क्योंकि एक हिट जो होता है वो डोमिनेंट केस में काज करता है, क्योंकि उसका जीन डोमिनेंट होता है, एक ही एलील में अगर म्यूटेशन आ जाता है वो क्या कर देता है, एबनॉर्मेलिटी काज करता है। लेकिन यहाँ पर एक म्यूटेशन ने काज किया, 1 हिट ने काज किया, क्योंकि एक जो होता था ऑलरेडी जर्म सेल से आ गया था, सही है, स्पर्म से आ गया था। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये एक रिसेसिव जीन है, लेकिन इसकी जो इनहेरिटेंस होता है वो एज डोमिनेंट ट्रेट होता है। अब एक और बात कि ये जो म्यूटेटेड आरबी जीन है, ये ब्रेस्ट के कैंसर में भी होता है, लंग्स के कैंसर में भी होता है, ब्लैडर ऑस्टियोसार्कोमा और सॉफ्ट टिश्यूज के सार्कोमा में भी होते हैं। लेकिन इसको आरबी जीन का नाम इसलिए डिस्कस किया गया है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने रेटिनोब्लास्टोमा की डिजीज को स्टडी कर रहे थे उसी टाइम ये डिस्कवर हो गया, इसलिए इसको आरबी जीन का नाम दिया गया, और अभी तक ये आरबी जीन के नाम से क्या है, उसी तरह मशहूर है। अब बुक में भी यही स्केच है, मेल ने स्पर्म प्रोवाइड की, फीमेल ने क्या किया, एक प्रोवाइड की। यहाँ पर स्पोरेडिक पाम में भी मेल ने स्पर्म प्रोवाइड की और फीमेल ने एक प्रोवाइड की। स्पोरेडिक पाम में दोनों जो थी नॉर्मल एलील थी, जो येलो कलर पर शो कर रहे से हैं, और जबकि जो फीमेलियल पाम थे उसमें जो मेल था उसने क्या किया, एक म्यूटेटेड आरबी जीन प्रोवाइड किया स्पर्म को, जाइगोट बन गया। यहाँ पर जाइगोट जो था दोनों नॉर्मल एलील थी, यहाँ पर एक नॉर्मल एलील था, एक म्यूटेटेड एलील था। फिर यहाँ पर हमने इसकी जो फर्स्ट चिल्ड्रंस थे उसको देखी, उसकी सोमेटिक सेल्स को, यहाँ पर सब के सब जो थे क्रॉसिंग के बाद नॉर्मल थी। यहाँ पर क्या, हर एक में एक एक एलील क्या था, एबनॉर्मल था। अब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमने देखा जब फर्स्ट म्यूटेशन आ गया तो फेमिलियल टाइप में एक जो होता है म्यूटेटेड एलील था, और म्यूटेशन ने एक एलील को क्या कर दिया, एक दूसरा जो एलील नॉर्मल एलील उसको भी म्यूटेट किया, तो रेटिनोब्लास्टोमा यहाँ पर काज हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट म्यूटेशन जब आ गया
तो दो तो जो थे नॉर्मल थे, लेकिन ये कैरियर बन गया, लेकिन ये अभी तक जो है फिनोटाइप में ये नॉर्मल है, इसलिए इसको दूसरा हेड भी जरूरी है। इसको जब दूसरा हेड दे दिया गया म्यूटेशन की, तो ये दोनों एलील म्यूटेटेड हो गए और दो जो थे वो कैरियर हो गए, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल एलील था, एक म्यूटेटेड था। तो सेकंड हेड के बाद ये एक जो था इसमें रेटिनोब्लास्टोमा के आ गया, इसलिए जो स्पोरेडिक फॉर्म होते हैं उसको 2 हेड रिक्वायर्ड होते हैं, इसको कहते हैं 2 हेड हाइपोथेसिस। और फेमिलियल टाइप में जो होते हैं सिर्फ 1 हेड रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो होता है एक रेसेसिव जीन है, लेकिन इसकी जो इनहेरिटेंस होते हैं वो एक डोमिनेंट ट्रेट की तरह होता है। अब ये चीज हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन क्या होता है कि जब सेल G0 फेज में होता है ये डोरमेंट होता है, ये डिवीजन नहीं करता। जब G0 से ये G1 में आ जाता है, ये क्या कर इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। फिर G1 से ये S फेज में आ जाता है, जहां पर ये डीएनए रेप्लिकेशन कर देता है और उन ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस करता है जो कि डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फिर ये G2 फेज में आखिर दोबारा चला जाता है, जहां पर ये ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, और फिर M फेज में आ जाता है, जहां पर ये 2 में डिवाइड होता है, माइटोटिक फेज। फिर चला जाता है G0 फेज में। सही है। अब 2 चेक पॉइंट्स होते हैं, एक G1 से जब सेल S में पास होता था, फिर दूसरा जो था जब G2 से M में पास होता था। फर्स्ट सेल साइकिल चेक पॉइंट जो होते हैं वो इन दोनों के दरमियान होते हैं, और ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो आरबी जीन्स होता है ये इनकोड करता है आरबी प्रोटीन्स को, और ये आरबी प्रोटीन्स आकर इस ही फर्स्ट सेल साइकिल चेक पॉइंट्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ताकि एक सेल जो होता है G1 फेज में इस फेज में जाता है, ये पूरा का पूरा नॉर्मल हो इसमें सब कुछ, और इसमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी नहीं हो। अगर एबनॉर्मेलिटी होती है तो ये यहाँ पर इस सेल साइकिल को स्टॉप कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं कि सेल अरेस्टेड इन सेल साइकिल एट फर्स्ट सेल साइकिल चेक पॉइंट। इसकी मिसाल आप लोग ये समझे कि जो चेक पोस्ट होता है वहां पर जब एक आर्मी वाला खड़ा रहता है, वो चेक इन करते हैं। जब वो किसी पर शक नहीं आ जाता गाड़ी में, तो वो उनको गाड़ी को छोड़ लेते हैं, लेकिन जब उसका किसी एक बंदी पर भी शक आ जाता है कि ये दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, तो वो सारी की सारी गाड़ी को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। सिंपली यहाँ पर इन चेक पॉइंट्स में होता है। अब ये आरबी जीन जो होता है सेल साइकिल को किसी तरह अरेस्ट करता है, ये जाकर डीएनए पर इसका खास पॉइंट होता है, वहां पर ये अटैच हो जाता है। सही है। जब वहां पर अटैच होता है, वहां से सेल साइकिल जो होता है स्टॉप कर देता है, और ये डिपेंड करते हैं इस आरबी प्रोटीन के फास्फोराइलेशन पर। ये तब एक्टिव होता है जब इस पर बहुत हाइपोफास्फोराइलेटेड हो, कम फास्फेट इससे अटैच हो, और जब इसके साथ बहुत ज्यादा फास्फेट अटैच हो जाते हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, और ये सेल साइकिल जो होता है इसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। तो जब एक सेल का सेल साइकिल कंटिन्यूस होना चाहिए, डिवीजन स्टार्ट होना चाहिए, तब ये जो क्या होगा, आरबी प्रोटीन्स होंगी, ये क्या होंगी, ये हाइपर फास्फोराइलेटेड होंगी। इसके साथ फास्फोराइलेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होगा, फास्फेट ग्रुप्स जो होते हैं बहुत ज्यादा अटैच होंगे। अब ये आरबी प्रोटीन क्या करते हैं, सेल साइकिल चेक पॉइंट नंबर फर्स्ट पर क्या करता है, सेल साइकिल को अरेस्ट करता है। किस तरह अरेस्ट करते हैं, एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं E2F फैक्टर। ये क्या करता है, ये जो डीएनए सिंथेसिस जीन होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, और डीएनए सिंथेसिस जीन क्या कर देता है, सेल को G1 पेज से इस पेज में लाते हैं, और जिसके लिए क्या हो जाता है, सेल साइकिल कंटिन्यू हो जाते हैं। अब अर्ली G1 पेज में या G0 पेज में क्या हो जाते हैं कि ग्रोथ इनहिबिटर्स आ जाते हैं, जिसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है या P53 है। सही है। ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर सिग्नल जाकर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स एक्टिवेट करते हैं। ये क्या है, इसमें P16 है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। सही है। अब ये जाकर साइक्लिन डी को इनहिबिट करते हैं, और इसके साथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 और 6, और जब ये साइक्लिन ई को इनहिबिट करते हैं तो उसके साथ जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है वो 2 है। सही है। अब 2 तरह के रास्ते होते हैं। हमने पढ़ा कि जब आरबी प्रोटीन हाइपोफास्फोराइलेटेड होते हैं ये एक्टिव होते हैं, और जब हाइपर फास्फोराइलेटेड होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं। तो एक ये आरबी जीन को हाइपोफास्फोराइलेटेड रखते हैं। सही है। जब आरबी प्रोटीन्स हाइपोफास्फोराइलेटेड होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, और ये E2F फैक्टर्स को अपने ग्रेब में ले लेते हैं, अपने साथ अटैच रखते हैं, और उसको जीन्स एक्टिवेशन के लिए जाने नहीं देते। तो इसी तरह डीएनए सिंथेसिस जीन इनएक्टिव नहीं होता, वो इनहिबिटरी रहता है, और इसलिए जो सेल साइकिल है वो G1 पेज से इस पेज में नहीं जाता, और नॉर्मली इस तरह ये इसको इनहिबिटेड रखता है नॉर्मली। दूसरा मैकेनिज्म क्या करता है, ये इनवाइट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं जो हमारी क्रोमेटिन रिमॉडलिंग प्रोटीन्स है, जिसमें डीएसेटाइलेसिस आती है और मिथाइल ट्रांसफेरेज आती है। ये भी एंजाइम में है, प्रोटीन जैसे ही। इनको जब रिक्रूट करते हैं तो ये बेंड करता है कि वो कौन सी रीजन पर, लेट्स से ये E2F फैक्टर है और यहाँ पर ये आरबी फैक्टर है, जिस जगह को ये पकड़ता है ना, तो जब ये साइक्लिन डी जो होते हैं वो उसका क्या काम होता है, वो आकर इसको हाइपोफास्फोराइलेटेड करते हैं। तो जो साइक्लिन डी जिस जगह पर अटैच होते हैं तो उस जगह को ये अटैच हो जाते हैं, डीएसेटाइलेसिस और मिथाइलेसिस। इसकी वजह से साइक्लिन डी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस
आकर आरबी प्रोटीन को इनहिबिट नहीं कर सकती। एक्चुअली साइक्लिन डी एंड साइक्लिन ई जितनी भी साइक्लिन है, साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज है, इनका कॉम्प्लेक्स बनता है और वो आकर आरबी प्रोटीन को हाइपर फास्फोराइलेट करते हैं, इस तरह इसको इनहिबिटरी रखते हैं। अब जब उसकी जगह बेंड होता है डीएसेटाइलेसिस मेथाइलेसिस तो साइक्लिन और साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज उसको इनहिबिट नहीं कर सकते। जब इनहिबिट नहीं कर सकती तो इसी तरह ये जो होता है ये अगेन हाइपोफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में रहता है और ये क्या करता है, ये जाकर उसको अगेन E2F फैक्टर को ब्लॉक रखता है, अपने ग्रेप में रखता है और डीएनए सिंथेसिस जीन एक्टिव नहीं होता। तो ये दो नॉर्मल तरीके होते हैं। लेकिन जब मेलिग्नेंट कंडीशन होते हैं तब क्या होता है, या सेल जब डिवीजन करता है क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, जिस तरह एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है या प्लेटलेट डेराइव ग्रोथ फैक्टर है, ये डिफरेंट माइटोटिक सिग्नल्स या हम इस तरह कहते हैं कि डिवीजन सिग्नल्स भेज देता है। किस चीज को, साइक्लिन को और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का कॉम्प्लेक्स बनता है, साइक्लिन डी के साथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4-6 बनता है और साइक्लिन ई के साथ जो होते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट E2 का K2 का बनता है, ऐसे ही साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 का। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये जाकर क्या कर देता है, आरबी प्रोटीन्स को के साथ बहुत ज्यादा फास्फेट्स अटैच करते हैं, उसको हाइपर फास्फोराइलेटेड करता है। जब हाइपर फास्फोराइलेशन हो जाता है आरबी जीन की, तो आरबी जीन खुद ब खुद इनएक्टिव हो जाते हैं। अब ये क्या करता है, ये E2F फैक्टर को अपने साथ नहीं रख सकते, ग्रेप में नहीं रख सकते, वो इससे रिलीज हो जाते हैं और ये चला जाता है जो हमारे डीएनए होते हैं उस पर एक खास साइट होता है जिसको बोलते हैं E2F साइट, उस पर अटैच हो जाते हैं और वहां से डीएनए सिंथेसिस जीन एक्टिव हो जाते हैं और सिर्फ G1 पेज से चला जाता है इस पेज में, सिंथेसिस पेज में, और इसी तरह डीएनए की सिंथेसिस शुरू हो जाता है। सही है, तो ये होता है। अब इसको मैं थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ बुक के। अब यहाँ पर ये नॉर्मली होता है और ये मेलिग्नेंट कंडीशन के दौरान ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर्स आ गई, ट्रांसफार्मिंग